आज 8 साल बाद सरिता की सास उसके पास आई थी। सरिता यश की नई नई शादी हुई थी। जब वे लोग ऊपर के फ्लैट में रहने आए थे, दोनों का लव मैरिज था। सास ही अंतरजातीय विवाह भी। सरिता के मम्मी पापा की तो साहर स्वीकृति मिल गई थी उनके प्यार को शादी के रूप में परिवर्तित होने की, क्योंकि सरिता के परिवार में उसकी दोनों बड़ी बहनें भी थीं। अंतरजातीय विवाह किया था, बिना दहेज दिए ही। भार्गव जी ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह सादगी से कर दिया था और अब दोनों के परिवार वालों को भी कोई आपत्ति नहीं थी। उन दोनों के ससुराल वाले काफ़ी सुलझे विचारों के थे। बेटी की पसंद को ही अपनी पसंद बनाकर उन्होंने संतोष कर लिया था, किंतु सरिता का मामला टेढ़ा था। यश की मम्मी के बहुत सपने थे यश की शादी को लेकर, किंतु वो जानती थी यश और उसके पापा के आगे उसका विरोध ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। फिर उन्होंने अनमाने मन से स्वीकृति की दी थी, लेकिन उनका विरोध सरिता के साथ बर्ताव में हमेशा ही झलकता था। 2-4 दिन निकले, तभी मैंने सोचा चलो आज यश की मम्मी से मिलकर आती हूँ। इतने सालों बाद है, क्या वे पहचानती है या भूल गई। वैसे सरिता हर साल दीपावली पर आगरा जाती है। वापस में उसकी सास सबके लिए पेठे देना नहीं भूलती। इसका मतलब उन्होंने हम सब याद तो रहते हैं। दरवाज़ा उन्होंने ही खोला और एकदम प्रफुल्लित होकर मेरा स्वागत किया। मैं आश्चर्यचकित ही थी। हमेशा अनमानी सी रहने वाली यश की मम्मी तो एकदम बदल गई। उन्हें देखकर अच्छा लगा, वरना मैं सोच रही थी पता नहीं उनसे क्या बात करूंगी, क्योंकि सरिता मेरे जितने नज़दीक थी तो उन्हें मुझसे भी थोड़ा रोष था। पहले जब वह 1-2 दिनों के लिए आती थी, सरिता ने परिचय करवाया था। मैंने भी उन्हें चाय पर बुलाया था, तो उनकी व्यवहार से मुझे काफ़ी असुविधा लगी थी। कुछ बातें उन्होंने सरिता के मायके के बारे में भी कही थी। अगर सरिता वो जान जाती तो उसके मन को बहुत ठेस लगती और हमारे संबंध में मधुर नहीं रह पाते। थोड़ी देर इधर उधर के हाल जानने के बाद मैंने उनसे पूछा, और आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। उन्होंने LL.B.A किया था। जिस उम्र में वकील अपने मुकाम पर होते हैं, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। मैंने उनसे कहा, आपने यह काम बहुत ही अच्छा किया, समय का सदुपयोग किया, अपने दोनों बेटे की शादी कर जिम्मेवारी से मुक्त हो अर्निंग्स भी शुरू कर दी और समय के साथ कदम भी मिला लिए। आपके काम में भाई साहब मदद करते हैं या नहीं। मैंने उनकी चुटकी ली, जबकि मुझे मालूम था उनके आधे केस खन्ना साहब ही तैयार करते थे। उन्हें तो बस काला कोट पहनकर कोर्ट जाना होता था। अरे कैसी बात कर रही है मिसेज, खैर आपने ही तो हमें बातों बातों में उकसाया था। हम जब आगरा गए, छोटू की शादी बाद हमें खालीपन लगता था। बस तब से हमने आपकी बातों का ध्यान रखा और काम शुरू कर दिया। हाँ, आपके भाई साहब कभी कभी हमारी मदद कर लेते हैं। आज पर कल ये वहाँ ज़्यादा टिकते ही वहाँ हैं। उनकी जान तो यहाँ बेटे बहू और पोती में अटकी रहती है। अरे सरिता आंटी के लिए नाश्ता लाओ। नहीं नहीं, मैंने कहा, सरिता रहने दो, अभी मुझे बाहर जाना है, फिर आऊँगी, तब फिर से बैठेंगे। इतना कह नमस्ते कर मैं अपने घर आ गई। मेरा संकाल मन ये स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि यश की मम्मी में इतना बदलाव कैसे हुआ। मैं उन दिनों को याद करने की कोशिश करने लगी जब यश की मम्मी आती थी
और सरिता रोते रोते मेरे पास आती थी। उन दिनों सरिता और यश संघर्ष ही कर रहे थे। नौकरी के लिए खुद का काम डालकर भी देखा। थोड़े दिनों तक सब ठीक चलता, पर प्रतियोगिता के इस दौर में उनके लिए जमे रहना मुश्किल हो रहा था। इस बीच दोनों को एक अच्छे स्थान में नौकरी मिल गई। साथ ही नन्ही दीप्ति भी आ गई। उन्होंने अपना प्लेट भी खरीद लिया। आज वो दोनों करियर के शिखर पर हैं। और ऐसे हालत में यश की मम्मी आती। उसके पापा का भी दूसरे शहर में तबादला हो गया था। बार बार वहाँ भी नहीं जा सकती थी। मैं उसे समझाती, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। यश भी उसे समझाता, मम्मी की बातों का बुरा मत मानो। सरिता कहती, आंटी हमारी शादी में भी पापा जी ने ही सारे उत्साह से काम किया था। मम्मी जी आज भी मुझे अपनी बहू नहीं स्वीकार कर पाई है। उनके मन के कोने में अभी भी कुछ कसक है। जबकि मैं जानती थी सरिता अपनी सास को खुश करने के लिए हर संभव प्रयत्न करती है। सरिता के बनाए खाने में मीन मेख निकालना मेरे बेटे को अपने बस में कर लिया है। ये बातें उनके लिए आम होती है। जब भी कभी भी उनके घर गई तो हमेशा मुझे ड्राइंग रूम में बिठाकर खुद अंदर चली जाती और जब तक मैं बैठती हूँ बाहर नहीं आती। उनके इस असहज व्यवहार के कारण खन्ना साहब भी उनके साथ नहीं आते। वे महीनों सरिता के पास रहते। नन्ही दीप्ति उनकी जान थी। सरिता और यश को भी उन्होंने अपनी छाया में रखा। उनके घर में रहने से सरिता को बड़ा संबल मिलता, वरना घर और बाहर दोनों जगह संघर्ष करते करते कभी कभी वे रुआसी हो जाती। सर्वगुण संपन्न सरिता ने अपने व्यवहार से सभी बिल्डिंग वालों को अपना बना रखा। व्यस्त होने से बावजूद हमेशा सबकी मदद को तैयार रहती। छुट्टियों में बच्चों को पेंटिंग सिखाना, लड़कियों को मेहंदी सिखाना और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना, इसमें सबसे आगे रहती। पर यश की मम्मी के सामने अपने को असहाय पाती। यश की मम्मी जब भी आती 2 दिन तो सरिता के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती। फिर उनका ध्यान पूरी तरह से अपने बेटे पर केंद्रित हो जाता और सरिता की अपेक्षा उनके व्यवहार में निहित रहती। सरिता अपनी अपेक्षा देख व्यवस्थित होती। एक दिन बिल्डिंग में मिसेज वर्मा के घर भजन थे। वहीं यश की मम्मी भी आई थी। सरिता तो अपने काम पर गई थी। यश की मम्मी और मैं पास पास ही बैठे थे। बस वही ओ शुरू गई। आजकल लोग अपनी लड़कियों को बहुत स्वतंत्रता दे देते हैं। लड़कियां भी यहाँ जहाँ अच्छे पढ़े लिखे लड़के मिले बस पहुँच जाती है। मैंने कहा, किसकी बात कर रही है? अरे आप नहीं जानती, हमारा यश यहाँ पढ़ने आया था और फिर यहीं नौकरी लग गई। अपने एक दोस्त के साथ रहता था। थोड़ी दूर पर ही तो सरिता का घर था। बस ताड़ दिया। कभी सब्जियाँ भेजी जाती, कभी केक, कभी पकौड़े। लड़कों का क्या, घर से दूर अच्छा खाना मिला उन्हीं के गुलाम हो जाते। मेरे बेटे को फांस लिया, वरना एक से एक रिश्ते आ रहे थे। सुंदर लड़कियों के पैसे वाले घर के यहाँ तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली। बरी हो गए। न कोई लेन देन, न ही कोई स्वागत सत्कार। बातों में सरिता को ताने देती कि स्वजात की बहू आती तो इतना दहेज मिल जाता और आगे बढ़ने के लिए यश को अमेरिका भेज सकते थे। सरिता बेचारी चुपचाप सुनकर मेरे पास आती और हल्की हो लेती। न कोई लेन देन, न कोई स्वागत ही सत्कार। मेरी यह हालत थी कि मेरा उनके पास बैठना मुश्किल हो गया।
मैंने उनसे माफ़ी मांगी और हाथ जोड़कर उसी समय उठकर आ गई। इतनी पढ़ी लिखी सांस्कृतिक बहू पाकर कोई भी खुश हो, परंतु यश की मम्मी की बातों ने साबित किया कि वो खुद भी पढ़ी लिखी है, उनके पति भी अच्छे ओहदे पर हैं। सब लोगों में उनका उठाना बैठाना था, परंतु उनकी यह सोच, इस सोचा ने मैं लड़के की माँ हूँ, मेरा लेने पर कितना हक है, उन्हें यह एक अजनबी के सामने कहने पे मजबूर कर दिया। हमारे समाज में लड़का होने पर जो खुशी मनाई जाती है, तो धीरे धीरे लड़के की माँ ने मान में जो अहम भर देती है। हमारी कुरीतियों उनकी पड़ते यश कोई मम्मी पर पड़ी हुई है। उसके बाद मैं उनसे कभी नहीं मिलूं। वह एक आध बार आई थी, सरिता ने कहा भी था, आंटी मम्मी जी आई है, पर मेरा मान उनसे बात करने को नहीं हुआ, न ही कोई बिल्डिंग से उनके घर मिलने आ गया। दबे दबे उनका स्वभाव सबको मालूम हो गया था। वो तो सरिता का सब लोग लिहाज करते थे, तो ऊपरी तौर पर उन्हें मान लेते थे। उसके बाद पता नहीं उनके और उनके पति के बीच क्या सुनी हुई। वो भोपाल नहीं आई है। सरिता हर साल दीपावली पर सबके लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर आती। सुना उनके छोटे लड़के की भी धूमधाम से शादी हुई। सरिता ने कार्ड भी दिया, मिठाई भी दी। दीप्ति ने भी अपनी चाची के सारे गुण अपनी तौलती भाषा में बताई, क्योंकि दीप्ति स्कूल से आने के बाद मेरे पास ही रहती। जब उसके दादू आगरा में रहते तब तक, वरना दादू की और उसकी इतनी पटली थी, कोई उनके बीच नहीं आता पाता। दादू ने भी अपना पूरा कर्तव्य निभाया। जब तक दीप्ति समझदार हुई वह उसके पास ही रहते। अब वह भी थोड़े अशक्त हो गए थे। फिर डायबिटीज के मरीज, तो उनका आना जाना कम हो गया था। दीप्ति अपने छोटे भाई चाचा के बेटे की बातें करते नहीं थकती थी। छोटा ऐसा छोटा वैसे, उसके लिए मानो वो एक खिलौना था। मैं खाना बनाते बनाते जाने क्या विचार करती रही, अरे साहब भी अभी तक सैर करके नहीं आए। आए थे तो रोज शाम को घूमने जाते थे अपनी हम उम्र में लोगों के साथ पार्क में। उनके साथ उनका समय अच्छा व्यतीत हो जाता। मैं सुनीता का इंतजार कर रही थी, वो आवे तो उनकी पसंद की सब्जी बना दूं। योगेश 3 महीने के लिए अमेरिका गए हैं। तब से सुनीता को मैंने यहीं रहने को कह दिया है। सुनीता मेरी भांजी है, मेरे पास ही उसकी पढ़ाई हुई है और इसी शहर में उसकी शादी हुई है। हमारा अपना कोई बच्चा नहीं है। इतने में ही दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर सुनीता थी। अरे मामी, इतनी देर लगा दी दरवाज़ा खोलने में, क्या सोच रही थी? आज क्या बनाऊं? सुनीता को क्या पसंद है, मामा को क्या पसंद है? मामी कभी अपनी पसंद की तो कोई चीज़ बनाया करो। अच्छा मामी, छोटे सब आज भी बहुत अच्छे खाने की चीज़ ली है आपके लिए। कहकर उसने अपना बैग डाइनिंग टेबल पर रखा और मेरे दोनों कंधे पकड़कर कुर्सी पर बैठा दिया। उसके आने से पूरे घर में जैसे भूचाल सा आ गया हो। अच्छा मामी बताओ मैं क्या लाई हूँ? अरे भाई, मैं क्या जानूँ, शायद समोसे, शायद कचौड़ी। नहीं मामी, मैं भरवा पराठे लाई हूँ, उड़द की दाल के, जो कि आपको बहुत पसंद है। आज मैं आलू का छोला भी हूँ है। और उसने फटाफट प्लेट में लगा दी। अरे तेरे मामा जी को तो आने दे, वो अभी आए तो समझो। मानो आते समय पार्क में ही उन्हें इशारा कर दिया था। इतने में ही फिर कॉल बेल बज उठी। आप बैठो, ऐसा कहकर वह दरवाज़ा खोलने गई। देखो तो सरिता थी। अरे सरिता भाभी, आप बहुत दिनों बाद कैसी हैं आप? उसके अंदर आने से पहले ही इतने सवाल।
वो बेचारी दरवाजे पर ही ठिठकी खड़ी रही। मैंने उसे कहा, सरिता अंदर जाओ। जी आंटी, इतना कहकर उसने सरिता के सवालों का जवाब दिया। फिर कहने लगी, आंटी कल माताजी के भजन रखे हैं, अष्टमी है और फिर मम्मी जी आई हुई है, उनकी बहुत अच्छा है, आप जरूर आना। सुनीता तुम भी आना। अच्छा मैं चलती हूँ। सुनीता ने तो माफ़ी मांग ली। यह कर कहकर, भाभी तेरे तो छुट्टी नहीं है, पर प्रसाद लेने जरूर आऊँगी। हाँ क्यों नहीं, पर वादा मत भूलना। सरिता तो चली गई, पर सुनीता के प्रश्नों की बौछार शुरू हो गई। आंटी कब आई? सरिता भाभी पर इतना प्यार क्यों? आदि आदि। मैंने उसे टालने को कहा, चलो अब मुझे बहुत भूख लगी है। फिर पराठे भी ठंडे हो रहे थे। इतने में ही सुनीता के मामा जी भी आ गए। आज तो उनके मज़े हो गए। सुनीता आती है तो उनके मन की कली कली खिल जाती है। हम सबने मिलकर पराठे खाए। सुनीता ने मुझे उठने ही नहीं दिया। सारा काम कर, रसोई साफ कर, हम दोनों को दवाई दी। फिर आपने लेट पाट पर काम करे बैठ गई। दूसरे दिन मैं भजन शुरू होने के थोड़ी देर पहले ही सरिता के घर पहुंच गई थी। सरिता लगी थी तैयारी में। मुझे मालूम था सरिता के घर भजन यानी कि अच्छी खासी दावत, तभी तो आरती के समय तक पूरा कमरा भर जाता है। भजन के पहले घंटे में तो 4-5 भजन गाने वाली महिलाएं ही होती हैं। मैंने उससे कई बार कहा, सरिता बहानों के कार्यक्रम में ये खाने पीने का झंझट क्यों? वो कहती, आंटी कभी कभी तो कोई घर आता है, इस बहान भी थोड़ा कुछ बना लेती हूँ। मैं भी हमेशा उसे मदद करवाती हूँ।